Let's start our next chapter, girls, which is family owned businesses. As the name implies, the majority of the ownership and control held within the family. Only a few members can be hired from outside the business for professional or vocational services. It means that it is a distinct form of organization from that of a partnership, corporations, and sole proprietorships. It definitely gonna have some different benefits and limitations from that forms. So let's start the family-owned businesses. As I have defined that the control and management is lies within the family. It means there is no corporate ownership in this business. Means there are no stockholders or shareholders. Only one or two family members started this business as a name of their own family. मीन्स यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, कोई भी पार्टनर नहीं है। ये फैमिली बिजनेस है जिसमें फैमिली के लोग मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि फैमिली बिजनेसेस में क्या होता होगा, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स दो हैं या तीन हैं, वो मिलकर जो है वो जो घर के बड़े होते हैं वो एक बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, और वो बिज़नेस उनकी हेयर्स जो है वो फिर आगे से उनका एक प्रोफेशनल बिजनेस बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको फैमिली ऑन बिजनेस की डिफिनेशन के बाद और इंट्रोडक्शन के बाद आपको इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ ड्रॉबैक समझाऊं, उससे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि फैमिली मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स होंगे दैट विल पार्टिसिपेट इन बिजनेस, ठीक है। पार्टिसिपेट करने का मतलब है दे आर एक्टिव पार्टनर्स, ठीक है। वो कंपनी में आते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट देखते हैं, कंट्रोल देखते हैं, ऑपरेशंस को देखते हैं। दे आर एक्टिव इन द बिजनेस। वो उनका काम सिर्फ और सिर्फ अपना ये नहीं है कि मैं कंपनी का पार्टनर हूँ या मैं कंपनी का मेंबर हूँ। वो एक्चुअल में वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए भी आते हैं, कुछ ना कुछ कंपनी को अपनी तरफ से भी देते हैं। कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे जो कि नॉन कॉम्पिटेंट होंगे। नॉन कॉम्पिटेंट होने का मतलब ये है कि दे वांट टू पार्टिसिपेट, वो एक्टिव होना चाहते हैं बट दे डोंट हैव एनी कैपेबिलिटीज, बिकॉज फॉर बिजनेस यू डेफिनेटली हैव अ क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एबिलिटीज टू फॉर्म द बिजनेस। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर में हैं, आप नॉन कम्पिटेंट मेम्बर्स हैं, आप चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करें, लेकिन उसके लिए आपको पहले फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ मेम्बर्स ऐसे होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, मीन्स कि पूरी कंपनी को वो मैनेज कर रहे होते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस भी है, स्किल भी है, पैसा भी है, और वो टाइम भी जो है वो स्पेंड करते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। जब आपको मैंने बताया कि मेजोरिटी जो है वो हमारी कंपनी में जो पर्सनस होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, वो आपके फैमिली मेम्बर से होंगे। आपको पता है कि जब आपका कोई बिजनेस होगा तो आपको एक प्राउड होगा, ठीक है। अगर हम किसी नॉन फैमिली मेंबर एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो आप उसको छोटी पोजीशन पर रखोगे, अपनी फैमिली मेंबर को जो है वो हायर पोजीशन पर रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा कि अगर कोई नॉन फैमिली मेंबर जो है उसको मैं हायर पोजीशन पर रखूँगा तो वो जो है वो ऑर्डर्स देगा हमारे नॉन फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। तो चाहे फैमिली मेंबर्स कंपिटेंट हों चाहे ना हों, उनको हायर पोजीशंस पर ही जॉब दी जाती है, ठीक है। तो इन सबसे पहले मैं आपको इनके कुछ बेनिफिट्स और कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स बता देती हूँ। अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो फैमिली ओन बिजनेसेस के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि कमिटमेंट है, यूनिफाइड लीडरशिप है। एक ही पर्सन है, आपको पता है कि फैमिली में एक कोई बड़ा पर्सन होता है, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर्स होते हैं या फिर ग्रैंडफादर्स होते हैं। तो उनके जो है लीडरशिप एक ही होगी, एक ही पर्सन होगा जो कि अपने ऑर्डर्स जो है वो दे रहा होगा। कमिटेड होंगे सब उनके साथ, उनके सब जो है वो उनकी वजह से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद ये बिजनेस स्टेबल होते हैं, ठीक है, बिकॉज देर इज़ नो स्टॉक ऑनरशिप। तो कोई कोई अपना मर्जी नहीं कर सकता। वो जो आपका एक ऑनर है वही आपको सारा कुछ बता रहा होगा। ये बिजनेस स्टेबल होते हैं, इसमें ट्रस्ट होता है, ऑथेंटिसिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, वर्सटाइल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में होती है कि अगर आप कोई भी चेंज लेकर आना चाहते हो तो आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद विजन है, एक लॉन्ग टर्म गोल है। आपकी कंपनी जिस पर्सन ने बनाई थी, जो आपके ग्रैंडफादर्स थे, उनके कुछ गोल्स होंगे जो कि ग्रैंडसन भी उन्हीं के गोल्स को आगे से फॉलो अप करेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स और कॉस्ट क्यों कम होती हैं? क्योंकि आपको कोई भी ओनरशिप के लिए फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। फाइनेंसिंग कॉस्ट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि चाहे आप जो है वो स्टॉक्स इशू कर रहे हो या फिर आप डेट ले रहे हो, तो स्टॉक्स के ऊपर आपने डिविडेंड पे करना होता है, इंटरेस्ट देना होता है आपने लोन्स के ऊपर। तो इस तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा ही नहीं। आपके एक्सपेंडिचर्स और कॉस्ट को डिक्रीज किया जा सकता है। उसके अलावा न्यू जनरेशन इंजेन्युइटी, आपकी नई जनरेशन आएगी, आप उनको पता होगा कि हमने ही इस बिजनेस को संभालना है। वो बहुत अर्ली एज पर ही हर चीज़ समझने लग जाते हैं, ठीक है। अर्ली एज पर उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती अपने बिज़नेस को कैरी ऑन करने में।
लेकिन बिसाइड्स दीज बेनिफिट्स देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ द फैमिली बिजनेसेस, जो कि आई थिंक ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले ये है कि लोअर मैनेजेरियल स्किल्स, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपके किसी भी स्मॉल बिजनेस का या फिर आपके फैमिली ओन बिजनेस का, कि आपके मैनेजेरियल स्किल्स नहीं होते। जो मैंने कहा कि आपका जो ग्रैंड फादर्स होंगे, क्या उनके पास नॉलेज होगी, क्या करंट एजुकेशन होगी, उनके पास क्वालिफिकेशन होगी, स्किल्स हो गए, एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन मैनेजेरियल स्किल्स इस वजह से होते हैं कि अगर क्योंकि आपको जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास मार्केटिंग स्किल्स, प्रोडक्शन स्किल्स, फाइनेंस स्किल्स होना ज़रूरी है, लेकिन एक मैनेजर के पास मैनेजेरियल स्किल्स होना ज़रूरी है। ये पॉइंट हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मैनेजर से डिफरेंट होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ने अपने बिजनेस चलाना होता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देख रहे होते हैं। मैनेजर्स का काम बिजनेस को मैनेज करना है, तो देयर शुड बी वन एंटरप्रेन्योर एंड मल्टीपल मैनेजर्स टू मैनेज द बिजनेस, ठीक है। लेकिन आपके फैमिली ओन बिजनेसेस में क्या होता है कि जो आपका एक लीडर है वही आपको सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है, जिसके पास कोई ट्रेनिंग, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन एज रादर एबिलिटी। अब ऐसा है कि फैमिली मेंबर्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज ज़्यादा है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अभी यंग जनरेशन से हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अभी भी जो है वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, उनके पास एबिलिटीज़ हैं। लेकिन आपको पता है कि आपके घर में भी बड़ों की सुनी जाती है, छोटे बच्चों से कोई भी पूछता नहीं है। चाहे आप बड़े भी हो जाएं, आपकी एज ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन जिनकी एज सबसे ज़्यादा है उन्हीं के डिसीजन को फाइनल कंसिडर किया जाता है। तो फैमिली बिजनेसेस में भी ऐसा ही होता है कि डिसीजन मेकिंग एज पर डिपेंड करती है। जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, आपके जो घर के बड़े होते हैं, चाहे उनके पास नॉलेज हो चाहे ना हो, हम उन्हीं की बात मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी क्लैशेज़ होते हैं। क्लैशेज़ ऐसे हैं कि आपके कंपनी में अगर कोई एक पर्सन है जो कि अथॉरिटी दे रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो डिपेंडेंट है, तो उस केस में आपको पता है कि इमोशनल ब्लैकमेल करना, और आप लोग बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हो अगर आपके कोई नज़दीक का लोग आपको कोई छोटी सी बात कर दें। तो ये पर्सनैलिटी क्लैशेज़ और इमोशनल रिएक्शंस जो हैं, ये भी हमारे फैमिली बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि हमें हमें फेस करने पड़ते हैं, कि लोग बड़ी जल्दी नाराज़ होकर चले जाते हैं। उसके बाद आ जाता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। वही बात कि लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो प्रॉपर नहीं होती। लाइन ऑफ अथॉरिटी किसके पास है कि जो बड़े होंगे उनसे डिसीजन आएगा, और छोटे एज वालों ने उनको फॉलो करना है। यानी कि जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो भी एज पर डिपेंडेंट है, एबिलिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। होना तो ये चाहिए ना कि देखा जाए कि किस पर्सन की एबिलिटी ज़्यादा है, किस पर्सन के पास नॉलेज ज़्यादा है, उसके डिसीजंस को जो है वो हम फाइनल कंसिडर करें। लेकिन इन रियलिटी जिनकी एज ज़्यादा है उनको उनकी रिस्पेक्ट की वजह से सिर्फ उन्हीं की बात मानी जाती है, और बाकी सब की एबिलिटीज़ को क्या कर दिया जाता है, सेट असाइड कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इनकम्पिटेंट फैमिली मेम्बर्स की, तो फैमिली मेम्बर्स में सेंस ऑफ ऑनरशिप तो होती है, ठीक है, लेकिन सेंस ऑफ ऑपरेशंस नहीं होती, ठीक है। दोज हु डोंट पार्टिसिपेट इन बिजनेसेस हैव इंटरेस्ट इन डॉलर्स ओनली, ठीक है। उनका काम सिर्फ ये है कि उनको कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है, दे आर कंसर्न विद द इनकम्स। बट दोज हु पार्टिसिपेट इन द बिजनेस आर कंसर्न अबाउट डेली ऑपरेशंस। उनका मकसद ये है कि अपनी जो है डिफरेंट मार्केटिंग ऑपरेशंस को, पर्सोनल को, अपने जो है वो एक बिजनेस व्यू पॉइंट से देख रहे होते हैं, ठीक है। तो जो आपके इनकम्पिटेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ डॉलर अमाउंट्स के साथ है, इनकम्स के साथ है, जिनका कंसर्न बिजनेस में ऑपरेट करने का बिल्कुल भी नहीं है, उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उनको जो है ऐसी जॉब्स असाइन करनी चाहिए जहाँ पर उनके अदर एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके, ठीक है, इंटरफेयर ना करें वो दूसरे एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ऐसे मेंबर्स होते हैं लोफर टाइप के, ठीक है, जो कि दूसरे मेंबर्स को क्या कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। मतलब आए बिजनेस में और आते ही जाके किसी को छेड़ दिया कि तुम क्या कर रही हो, तुमने ऐसा नहीं था करना, तुमने ऐसा करना था। हालांकि उनको पता ही नहीं होता कि हमने कौन सा बिजनेस किस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जब हम इनकम्पिटेंट फैमिली मेम्बर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला काम ये है कि हमने कोशिश ये करनी है कि उनको वैसी जगह पर बिठाया जाए ताकि कोई भी जो है वो क्वेरल्स, कोई भी किसी किस्म के आर्गुमेंट्स ना हो सके, वो दूसरे एम्प्लॉयज़ को डिस्टर्ब ना करें, उनको इस तरह से रखें, ठीक है। नॉन फैमिली एम्प्लॉयज़ को हम उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उनको साइड पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमें करना है कि अनप्लेजेंट टास्क को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। बेसिकली होता क्या है कि जो जो आपके नॉन फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो अपनी मर्जी के टास्क परफॉर्म करते हैं, जो उनको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है वो काम कर देंगे, लेकिन जो एक्चुअल में उनको काम परफॉर्म करना चाहिए था वो कहेंगे दूसरों को, ठीक है। अपना जो उनकी ड्यूटी होगी वो दूसरों को दे देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बिजनेस है तो बाकी जो इंप्लॉयज़ हैं वो मेरे अपने इंप्लॉयज़ हैं, वो उनको पर्सनल असिस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, और फिर वो अपने काम उनको जो है वो आगे से फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमने अनप्लेजेंट टास्क को जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करनी है। और उसके अलावा जो हमने करना है, हमने अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कोई भी स्पेशल प्रिविलेज देने की ज़रूरत नहीं है हमें।
ठीक है, क्योंकि जो नॉन फैमिली मेंबर्स होते हैं उन वो वर्क ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको जो इनकम रिसीव हो रही होती है वो कम होती हैं। और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं, कोई एबिलिटी नहीं, और लेकिन वो जो है वो आके दूसरों को तंग करते हैं, वो ये शो करते हैं कि ये सारे काम हमने परफॉर्म करने हैं, उनको कोई भी वो स्पेशल प्रिविलेज ले रहे होते हैं, तो हमें उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो है इनकी वजह से हम जो है हाई टर्नओवर हमें फेस करना पड़ता है। ये जो आपके टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप नॉच फैमिली नॉन फैमिली मेंबर्स को आप अपनी कंपनी में हायर करते हो, हाईएस्ट क्वालिटी होती है उनकी, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग इस तरह का इन्वायरमेंट दे के आपकी कंपनी को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब जो है सिचुएशन से अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकम्पिटेंट मेंबर्स की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इन लोगों के पास ना एक्सपीरियंस है और ना ही इनके पास टैलेंट है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि हमारी फैमिली मेंबर्स हैं और ये फैमिली का बिज़नेस है, इसलिए ये ऑनर्स कंसिडर करके खुद को दूसरों के ऊपर जो है वो अपना जो है वो सुपीरियरिटी झाड़ रहे होते हैं। तो इन सब से हमने अवॉइड करना है। तो हम किस तरह से हम अपने नॉन कम्पिटेंट मेंबर्स को डील कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को, हम उनको डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स किस तरह के हो सकते हैं? या तो आप उनको जो है वो एक सैलरी प्रोवाइड करें, लेकिन सैलरी शुड बी बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली रैंक, ठीक है। सैलरी शुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है, जिस तरह का वो वर्क परफॉर्म करे, नॉट ऑन द फैमिली पोजीशन के ये उस रैंक में आता है तो क्योंकि ये उसका बेटा है तो मैंने इसको ज़्यादा सैलरी देनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप उनको सैलरी के अलावा कुछ जो है वो फ्रिंज बेनिफिट्स, जिनको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कहते हैं, जिनको हम परक्विजिट्स कहते हैं, वो दे सकते हैं, ठीक है। वो जो आपके पास फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं वो आपने उनको वही प्रोवाइड करने हैं जो कि आप अपने नॉन फैमिली एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है। वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, पेंशन की शेप में, स्टॉक परचेज़ की शेप में, या फिर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स की शेप में, ठीक है। आप इनकम्पिटेंट फैमिली मेंबर्स को सैलरी प्रोवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, और उसके अलावा उनको फ्रिज बेनिफिट्स दें उतने ही जितने कि आप अपने नॉन फैमिली एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, ठीक है। इन सब के अलावा अगर बात की जाए कि ये फैमिली में जो बिजनेसेस हैं उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एक आपके पास फॉर्म है फैमिली बिजनेसेस, और दूसरी आपके पास कॉरपोरेशंस होती हैं जिसमें हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं और फिर अपनी कंपनी चलाते हैं। तो क्या हम फैमिली बिजनेसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉरपोरेशंस में? क्या फैमिली बिजनेसेस को कन्वर्ट करना अपनी कॉरपोरेशंस में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं होगा? होता क्या है कॉरपोरेशंस में, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप अपने शेयर्स इशू करते हो, ठीक है। उन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग फिर मैनेजर्स हायर करते हैं। मैनेजर्स और प्रोफेशनल पर्सन्स जो कि आपको हर लेवल पर प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उससे होगा क्या कि आपका बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो क्या फैमिली बिजनेसेस को कॉरपोरेशंस में कन्वर्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है? तो ये देख लेते हैं अभी हम। सो इस अरेंजमेंट के सबसे पहले हम एडवांटेजेस अगर देखना चाहें तो देर आर डिफरेंट एडवांटेजेस जो कि हमें इससे मिल सकते हैं। जैसे कि हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट पर्सनस को हायर कर सकते हैं, हमें फैमिली रैंक के अकॉर्डिंग इनकम्पिटेंट मेंबर्स को जो है वो मैनेजमेंट पोजीशंस पर नहीं रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा हमारा टाइम सेव होगा, मतलब जो हमारा टाइम बिजनेस में स्पेंड होता है वो हम अपने अदर पर्पसेस के लिए फैमिली टाइम जो है वो निकाल सकेंगे। उसके अलावा फ्रिक्शंस को, झगड़ों को, कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेटेड और क्वालिफाइड और एक्सपीरियंट पर्सनस होते हैं ना फैमिली के, वो आपके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, बाकी सारे मेंबर्स जो हैं वो इस बिज़नेस से निकल जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में आपके झगड़े कम हो जाएंगे। उसके अलावा क्या है कि हमारे जो नॉन फैमिली एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी फेयर रिलेशंस होंगे उनके साथ, उनको फेयरली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी उनके साथ जो है अनफेयर वर्क परफॉर्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स के अलावा इसके अगर डिसएडवांटेजेस देखा जाए फैमिली के लिए तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। डिसएडवांटेज में सबसे पहला तो ये है कि हमारी फैमिली की एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। पहले हमारे फैमिली पर्सन्स जो थे वो एम्प्लॉयड थे, उनके पास जॉब्स थी, लेकिन चूंकि अब हमने उसको कॉरपोरेशन में कन्वर्ट कर दिया है तो हमें डेफिनेटली एजुकेटेड पर्सन्स की ज़रूरत है, तो उनके पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है। फैमिली की इनकम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पहले सारा का सारा प्रॉफिट फैमिली में आता था, अब हमने उनको डिफरेंट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर रखना है। उसके अलावा पार्ट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ पार्ट, मतलब छोटी सी टीम बन जाती है मैनेजमेंट की जिन्होंने डिसीजन करना है। शेयर होल्डर्स में जैसे कि मीटिंग में बहुत कम लोगों को बुलाया जाएगा, आपकी जो मैनेजमेंट की पार्ट्स होंगी वो बहुत छोटी सी टीम के पास हुआ है वो डिसाइड करेंगी। उसके बाद आ जाता है कि मैनेजमेंट टीम जो है वो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो तो कंसर्न्ड होंगे क्योंकि पहले वो आपका फैमिली बिजनेस था, लेकिन जो न्यू मेंबर्स होंगे उनका मकसद आपकी फैमिली नहीं बल्कि उनका मकसद उनका बिजनेस होगा।
उसके बाद आ जाता है कि पर्सनल टच जो है वो कम हो जाता है, फैमिली का वो बिज़नेस कम रहता है और वो जो ओवरऑल दूसरे लोगों का बिज़नेस ज़्यादा बन जाता है, ठीक है? तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं इस कॉम्बिनेशन के, कि अगर आप अपने फैमिली बिज़नेसेस को कन्वर्ट करना चाहते हो कॉर्पोरेशंस में, तो आपको इन सब डिसएडवांटेजेस को पहले क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। गर्ल्स फैमिली बिजनेसेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि है प्रिपेयरिंग फॉर मैनेजेरियल सक्सेशन, मींस यू शुड बी प्रिपेयर टू फुलफिल द वैकेंसी ऑफ योर ऑनर्स। क्योंकि जो हाईएस्ट रैंक में लोग होते हैं उनकी एज भी ज़्यादा होती है, तो किसी भी टाइम उनकी डेथ या कोई भी जो है वो इनकैपेबिलिटी की वजह से हमें उनकी पोजीशन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो हमारी कंपनी है या जो हमारा फैमिली बिजनेस है, उसके अंदर सक्सेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि व्हेन द टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशन इज़ वैकेंट, इट शुड बी फुलफिल्ड विद द कंपीटेंट मेंबर्स, ठीक है? बिकॉज़ इट कैन रूइन द होल बिज़नेस। अगर आपकी कोई फैमिली की पोजीशन ऐसी है जो कि अब हाली हो चुकी है, तो वो शुड फिल देम विद अ कॉम्पिटेंट मेंबर। हमें से ये नहीं देखना कि उनके बाद किसकी एज आती है तो उस पर्सन को वहाँ पर बिठा दिया। वो आपके बिजनेस को रूइन कर सकता है, खराब कर सकता है, डिजास्टरस हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी फैमिली बिजनेस जो कि पहले कोई ऑनर था और बहुत अच्छी तरीके से चला आ रहा था, उसके बाद हम किसी अनकम्पिटेंट मेंबर को लेकर आ जाते हैं, तो आपका बिजनेस जो है वो खराब हो सकता है, ठीक है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब आपका जो ओनर है, जो आपके बिज़नेस को मैनेज कर रहा है, फैमिली बिज़नेस को, तो वो बहुत अर्ली टाइम पर जो है वो अपनी विल बनाकर चला जाए, ठीक है? जैसे कि आप बना देते हो ना कि ये मैंने मेरे बाद बिज़नेस कौन सँभालेगा, जिसको आप जायदाद कहते हो, या फिर आप अब कहते हो कि मैंने अपनी वसीयत लिख दी है, तो वो जो वसीयत है वो आप अपने टाइम पर करके जाएँ। आप अपनी डेथ से पहले जो है प्लान अर्ली एंड केयरफुली फॉर योर ओनर्स, के आपने आपके बाद कौन-सा पर्सन होगा जो बिज़नेस सँभालेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्मॉल बिज़नेसेस में या फिर फैमिली बिज़नेसेस में, कि एक पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो किस तरह से इस सक्सेशन प्रॉब्लम को जो है वो मैनेज किया जाए और सॉल्व किया जाए, ठीक है? पहली तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी ओनर था वो अपने बच्चों को क्या कर देगा, अपना बिज़नेस ट्रांसफ़र कर देगा। अब जो पर्सन्स होंगे, जो उनके बच्चे हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बेटा हो, मल्टीपल जो है उनके बच्चे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब ये कहें कि बड़े बेटे को दो, तो ये भी पॉसिबल है कि वो जो है वो बड़ा बेटा इतना कॉम्पिटेंट ही ना हो। तो जो सक्सेशन प्रॉब्लम है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? पहला तो यही आ गया कि आप अपने पर्सन्स जो हैं, जो आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनको ट्रांसफ़र कर दें। अगर आप अपना जो बिज़नेस है वो अपने चिल्ड्रंस को पास ऑन करना चाह रहे हो, तो पास ऑन करने से पहले आपको जो है कुछ चीज़ों को कन्फर्म करना है, ठीक है? क्या आपके बच्चे के पास अब एबिलिटी टू ऑपरेट है? क्या उसमें इतनी काबिलियत है कि वो आपके बिज़नेस को ऑपरेट कर सकता है? वो उसमें मैनेजरियल स्किल्स हैं कि वो लोगों को लीड कर सके, ठीक है? उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या उसके पास प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल सर्टिफ़िकेशंस हैं उसके पास, कि वो जो है वो बाकी सब पर्सन से हायर जो है वो इन्फॉर्मेशन रखता हो। उसके अलावा आपने जो चेक करना है वो टैलेंट और डिज़ायर है। क्या उसमें इस चीज़ की डिज़ायर भी है कि मैं आपने, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को चाहते हो, जब आपके कोई डिज़ायर होती है कोई चीज़, देन ही आप उसको अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हो। अगर आपके बेटे में या आपके बच्चों में वो डिज़ायर नहीं है, देन वो आपके बिज़नेस को सही तरीके से चला ही नहीं सकेंगे। तो पहला जो है वो आपने ये चीज़ें चेक करनी है, जो आपकी चेकलिस्ट है, कि क्या आपके चिल्ड्रन में ये चीज़ है? जिस बेटे में, जिस पर्सन में ये सारी आपके जो है वो कैपेबिलिटीज़ होंगी, आपने उसको क्या कर देना है, अपना बिज़नेस पास ऑन कर देना है। अब ये भी प्रॉब्लम है कि आपके पास 1 या 2 जो है चिल्ड्रन नहीं होते, बल्कि मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं। तो किस तरह से जो है वो पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली बिज़नेस के ओनर्स अपने चिल्ड्रन को फेयरली ट्रीट कर सकते हैं? आप सिंपल क्या करें, सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक ही जो है ग्रूम वन, आप एक पर्सन को जो है, जब छोटा बेटा है आपका, उसको अर्ली एज पर तैयार करते जाएँ, ठीक है? अर्ली एज से आपने अपने एक बेटे को माइंड में बिठा दिया कि अगर किसी भी टाइम मेरी डेथ हो जाती है, तो ये वाला जो बेटा होगा ये बिजनेस संभालेगा, ठीक है? या फिर आप क्या करें कि अपने पर्सन्स को, अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको कंपटीशन में ले आएं, ठीक है? उन सबको एक जैसी एजुकेशन दिलवाएं और आप उनको कहें कि आपस में जो है वो कंपटीशन करें कि कौन सा पर्सन जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो फिर आप लेट द चिल्ड्रन कम्पीट एंड टू चूज़ बिटवीन देम, कि कोई एक पर्सन उनमें से कोई खुद ही वो चूज़ कर ले कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है? या फिर आप क्या करें, अपने बच्चों की एक एग्ज़ेक्टिव कमेटी बना दें,
ठीक है, कि वो सारे मिलकर डिसीजंस किया करें। सही है, उसमें से ये नहीं होगा कि कोई एक ऑनर होगा, उसमें ऐसा होगा कि एग्जेक्टिव कमेटी होगी, सब एग्जेक्टिव्स का, सब पर्सन्स का जो डिसीजन होगा, जो मेजोरिटी ऑफ डिसीजन होगा वो माना जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर आप क्या कर सकते हो, फोर्थ आपके पास ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप अपने जो है वो चिल्ड्रंस पर हर चीज़ छोड़ दो कि उनका लीडर कौन होगा, वो अपनी मर्जी से अपना कोई लीडर चूज कर लें। ठीक है, जब भी आप अपने बिजनेस अपने चिल्ड्रन को पास ऑन करने लगते हो तो ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखना ज़रूरी है कि या तो किसी एक बच्चे को शुरू से तैयार करें कि तुमने ही बिजनेस संभालना है, या फिर आप अपने सब बच्चों को वैसी ही एजुकेशन दें और कहें कि जब आप बड़े हो तो आपस में कंपटीशन कर लो कि कौन सा बेटर है। ठीक है, या फिर आप शुरू से ही अपनी विल ऐसी बनाओ कि उसमें ये हो कि मेरे सब बच्चों मिलकर एक एग्जेक्टिव कमेटी बनाएंगे, उस एग्जेक्टिव कमेटी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन कंसिडर किया जाएगा। या फिर ये आप ये कह सकते हो कि हम अपने बच्चों पर छोड़ देते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी होगी कि वो कौन-सा लीडर चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये जो हम सक्सेशन प्रॉब्लम है, हमारे जो बाद में आने वाला हमारा जो सक्सेसर होगा, वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस तरह से हम जो है एक और काम भी कर सकते हैं। आप जो है वो किस तरह से अपना प्लान बनाते हो सक्सेशन का, अब हम वो देख लेते हैं। अगर हम सक्सेशन प्लान की बात करें तो ये एक ओवरलुक प्रॉब्लम है, लोग सोचते नहीं हैं। कोई भी पर्सन ये नहीं सोचेगा कि मेरी डेथ हो सकती है। आपको पता है कि किसी भी पर्सन की 1 सेकंड का नहीं पता, किसी भी टाइम उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन आपके जो ओनर्स होते हैं उनमें ये ओवरलुक प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करते हैं। वो टाइम पर नहीं सोचते कि उनको क्या करना चाहिए। अगर वो टाइम पर सोच लें तो बाद में आने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जो प्लान अर्ली या फिर जो प्लान अहेड है, इसका मतलब ये है कि प्लान अर्ली फॉर योर रिप्लेसमेंट। होता क्या है कि या तो जो आपका लीडर है उसकी डेथ हो जाती है, ही डाइज, और इनकैपेसिटेटेड, वो इनकैपेबल हो जाता है। ठीक है, किसी भी वजह से वो जो है वो अब बिजनेस चला नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम गुजरने के बाद आपके पास इतनी वो पार नहीं होती, इतनी कैपेबिलिटीज नहीं रहती कि आप जो है वो बैठ भी सकें या खुद खाना खा सकें। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी जो स्किल्स हैं वो भी रिड्यूस होने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई पर्सन अपनी मर्जी से जो है वो वॉलंटरीली अपनी जगह को, पोजीशन को जो है वो वेकेट करके चला जाता है, या फिर ये क्या हो सकता है कि वो रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो इन सब केसेस में आपको जो है पहले से प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी पोजीशन जब भी वेकेट हो, जब भी खाली हो, तो आपको पता हो कि नेक्स्ट पर्सन कौन आएगा। ठीक है, तो ये इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। या पहले पहला तो ये कि सडन डिपार्चर है। सडन डिपार्चर कब होगा? जब किसी की अचानक डेथ हो जाती है। ठीक है, या फिर अचानक जो है उसके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है कि वो नेक्स्ट अब बिज़नेस को परफॉर्म नहीं कर पाता, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, वो पर्सन जो है वो अब बिज़नेस के काबिल नहीं रहा, या फिर वो वेकेशंस पर चला जाता है। तो ये सारी सडन डिपार्चर उस केस में होगा जब आपकी अचानक डेथ हो जाती है। तो उस केस में आपके अगर विल बनाई है तो वेल एंड गुड। अगर आप विल नहीं बना कर गए तो फिर आपके बच्चों पर है कि वो किस तरह से इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं और कौन सा कंपीटेंट पर्सन चूज़ करते हैं अपने बिज़नेस के लिए। दूसरा हमारे पास जो हो सकता है प्लान, वो ये है कि आपका प्लान्ड डिपार्चर है। ठीक है, प्लान डिपार्चर कब होगा? क्योंकि जब डेथ है तब तो वो सडन में आ जाएगा ना। जब कोई भी पर्सन वॉलंटरली अपना बिजनेस छोड़कर जा रहा होगा या फिर वो रिटायर होना चाह रहा होगा, तो उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे। अब अगर मैं प्लान डिपार्चर की बात करूं तो और डिफरेंट ऑप्शंस की बात करूं, तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ऑनर ऑफ द बिजनेस है, वो उसने विल बनाई हुई है, मेक अ विल और डीड ऑथराइजिंग स्टेप्स फॉर एनी चेंज। अपनी ज़िंदगी में ही ज़िंदा रहते ही वो अपनी वो बना लेता है विल। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, इज़ अ स्पोज चाइल्ड और अदर रिलेटिव अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा एज के हो तभी आपकी डेथ हो। अभी आपके बच्चे छोटे-छोटे हों तब भी आपकी डेथ हो सकती है। आपके बच्चे नहीं भी हैं तब भी आपकी डेथ हो सकती है। तो आपके जो सपोज़ आपकी वाइफ़ होगी या फिर आपका हस्बैंड होगा, वो भी तो बिज़नेस को सँभाल सकता है ना। तो पहली अपॉर्च्युनिटी तो ये है कि पॉसिबिलिटी तो ये है कि इन सब में से कोई अवेलेबल है। अगर है तो फिर हम ये सब करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम इस साइड पे जाएँगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें, ऑनर डाइज़ और बिकम्स इनकैपेसिटेटेड। पहला तो ये हो सकता है कि उसने विल बनाई थी और फिर उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है? अगर तो उसकी डेथ हो जाती है तो फिर आप जो है इस क्वेश्चन में आते हो कि क्या हमने कंपनी रखनी है या नहीं रखनी। अगर तो आप चाहते हो कि कंपनी आपने रखनी है तो फिर आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर्स को डिसाइड करोगे और फिर बिज़नेस के बारे में जो है डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर किसी ओनर की डेथ हो जाती है, आप सोचते हो कि कीप द कंपनी और नॉट, तो फिर आप नो में अगर जाते हो तो फिर आप आउटसाइड द फैमिली मेंबर्स अपना बिज़नेस सेल कर दोगे, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर कहता है कि ऑनर डाइज़, अगर नहीं उसकी डेथ हुई, ना ही वो इनकैपेसिटेटेड हुआ है और वो अपने बिज़नेस को खुद वॉलंटरीली छोड़ रहा है, तब भी आपके पास यही अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। अगर वो नहीं भी छोड़ रहा, मतलब मैं आपको इस पहले ये वाली साइड समझा रही हूँ कि अगर किसी ने विल बनाई है
यहाँ तो उसकी डेथ हो जाएगी, डेथ होगी तब भी आपके पास ये डिसीजन होगा कि क्या हमने कंपनी रखनी है या फिर नहीं। लेकिन अगर कोई ऑनर है और वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ना चाह रहा है या फिर रिटायर होना चाह रहा है, तब भी हम यही सोचेंगे कि क्या कंपनी को रखना है या फिर नहीं। सेल करनी होगी तो आउटसाइड द वर्ल्ड को सेल कर देंगे, अगर रखनी होगी तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए बुलाएँगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने विल बनाई हुई थी और आपका जो स्पाउस या फिर जो आपके चिल्ड्रन वगैरह हैं, वो हैं जो कि आपकी बिज़नेस को सँभाल सकते हैं। अगर तो नहीं होंगे, कोई भी बच्चा नहीं है, कोई आपकी स्पाउस नहीं है, आप अब डेथ आपका बिज़नेस जो है वो बिल्कुल जो है वो अम, क्या उसे कहते हैं, अकेला हो गया है, तो आप क्या करोगे? ट्रेन नॉन फैमिली मेंबर्स ऑफ फर्म, आपके एम्प्लॉइज़ ये सोचेंगे कि हमें किसी नॉन फैमिली एम्प्लॉइज़ को रखना चाहिए। अगर तो करते हैं तो फिर वो दोबारा से अपना रिप्लेसमेंट सिस्टम दोबारा से अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाएँगे और सोचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई स्पाउस या फिर चिल्ड्रन है, देन आप कहोगे हैव 1 और मोर मेंबर्स, आपके पास अगर 1 या 2 से ज़्यादा बेटे होंगे, तब आप सोचोगे किस तरह से करना है। फिर वर्क पार्ट टाइम इन कंपनी, आप क्या पार्ट टाइम वो जॉब परफॉर्म करेंगे या फिर फुल टाइम आपका बिज़नेस सँभालेंगे। लेकिन अगर आपके अभी पर्सन्स जो है वो इनकम्पिटेंट हैं, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो इनकम्पिटेंट हैं, तो पहले वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, फिर या फिर वो किसी दूसरी कंपनी के लिए पहले काम करेंगे, फिर आपकी कंपनी के लिए आएँगे, फिर उसके बाद आ जाते हैं अपनी जॉब्स को रोटेट करेंगे ताकि उनको हर तरह की ट्रेनिंग मिल सके। प्रमोट फैमिली मेंबर्स, आप अपनी फैमिली मेंबर्स जो कि अब एजुकेटेड भी हैं, स्किल्ड भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, या तो फिर वो अपनी कंपनी को जो है लीव कंपनी फॉर अदर वेकेशंस, या तो वो छोड़ जाते हैं, अगर पार्ट टाइम दूसरी दूसरी कंपनी के लिए काम करेंगे और जो है जॉब कहीं और कर रहे हैं, तो यहाँ तो अपनी कंपनी को बिल्कुल छोड़ देंगे या फिर अपनी ही कंपनी के लिए काम करेंगे। इवैल्यूएट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा और प्लेसमेंट जो भी पर्सन होगा उसको इंस्टॉल करके अपने जो है, जहाँ तो आप आउटसाइड मेंबर्स या फिर फैमिली के मेंबर्स को रखते हो। मतलब पूरा अगर आप वर्क चार्ट देखो, वर्क फ्लो देखो, तो इसमें देखा जा सकता है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। विल बनाई होगी, नहीं बनाई होगी, तो भी इस सारे वर्क फ्लो में बताया गया है कि किस तरह से हम अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना बिज़नेस दूसरों को सेल कर सकते हैं, किस तरह से नॉन फैमिली मेंबर्स को ट्रेन करके जो है वो हम अपना जो है सक्सेसर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं किसी भी स्मॉल बिज़नेस में या फिर फैमिली बिज़नेस में, जब आपने अपने बाद में आने वाले लोगों को जो है वो सिलेक्ट करना होता है। अब आपके पास एक ऐसा ऑप्शन, जैसे कि आप अपने सारे एम्प्लॉइज़ को, अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रेन कर लेते हो, तो फिर आपके पास कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपना जो है फैमिली बिज़नेस सेल करना चाह रहे हो, ठीक है? तो तब आपके पास आगे से 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो आप अपनी फैमिली में ही सेल कर दोगे या फिर आउटसाइडर्स को सेल कर दोगे। तो उसके भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, अब वो देख लेते हैं। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को ही अपना बिज़नेस सेल कर देते हो, तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो फैमिली बिज़नेस है, वो स्टे करेगा, आपकी फैमिली में ही रहेगा। आपकी जो फैमिली का बिज़नेस था, वो किसी दूसरी फैमिली के नाम से चेंज नहीं होगा, ठीक है? उसके अलावा क्या है, जो हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट, कि हमारी जो फैमिली के एम्प्लॉइज़ होंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, वो रिड्यूस नहीं होगी। आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है, वो रिटेन्ड रहेगी। उसके अलावा है फैमिली की जो एक रेपुटेशन है, एक डिग्निटी है, वो आपकी कायम रहेगी, ठीक है? जहाँ पर जो जिसने कहा है कि स्टैचर है, जो कि कायम रहेगा आपकी बिज़नेस, आपकी कंपनी का, आपकी फैमिली का, तो जो डिग्निटी, जो आपकी प्रेस्टीज है, वो हर्ट नहीं होगी, ठीक है? उसके अलावा क्या है कि आपके जो ओनर्स होंगे, वो रिलैक्स्ड होंगे। रिलैक्स इस वजह से होंगे क्योंकि उनका जो पीछे से बैकग्राउंड है, वो फैमिली मेंबर्स का ही है। अगर कोई उनकी डेथ हो जाती है या वेकेशंस हैं, तो वो अपने पुरानी वाली फैमिली मेंबर्स को फिर से जो है वो अपने बिज़नेस में लेकर आ सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा ये है कि सक्सेस अगर आपकी होती है तो आप हैप्पी होते हैं। ये नहीं होता कि आपका बिज़नेस जो है वो अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो आप कहते हो कि जब फैमिली में था तो इतना सक्सेसफुल नहीं था। तो वो जो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ प्लेयर है, वो रहती है, ठीक है? उसके अलावा आपकी फैमिली में जो इरिटेशंस होती हैं, जो फ्रिक्शंस होती हैं, वो कम हो जाती हैं, यानी कि जो फैमिली का बॉन्ड है वो भी इंक्रीज़ होता है अगर आप विद इन द फैमिली अपने बिज़नेस को सेल कर देते हो। मतलब एक ब्रदर अपने दूसरे भाई को सेल कर रहा है, या फिर इस तरह से आप अपनी फैमिली में ही सेल कर देते हो। लेकिन अगर आपका जो बिज़नेस है, आप अपनी फैमिली में से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको सेल कर सको, तो उस केस में आपको आउटसाइड द फैमिली अपने बिज़नेस को सेल करना पड़ता है। उसके भी कुछ हमारे पास मेरिट्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। अब आप अगर अपनी फैमिली मेंबर्स में से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, तो हम फिर आउटसाइड द फैमिली ये सेल कर देंगे अपना बिज़नेस। बहुत सारी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं एक्सपेंशन की, जब वो आउटसाइडर को सेल कर देती हैं, ठीक है? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, अगर हम देखें तो वो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं?
सबसे पहला है कि आपकी बड़ी जो है, जो आपकी टेंशन थी वो रिड्यूस हो जाएँगी। आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, वो नहीं देना पड़ेगा। आपकी जो वरीज़ थी वो रिड्यूस हो गई। उसके अलावा आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं। जैसे कि आपका जो बिज़नेस है जब किसी दूसरे के हाथ जाएगा, अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी इंक्रीज़ किस तरह से होंगी, वो आप अपने बिज़नेस को जो है वो डिफरेंट वे में लेकर चलेगा, ठीक है? उसके अलावा क्या है, आपकी जो है फैमिली टेंशन रिड्यूस हो गई, जैसे कि हमने पहले ही ब देख लिया है। उसके अलावा आप देखते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको रिलीफ मिल जाता है। ये आपके वो वाले बेनिफिट्स हैं जो कि आपको पर्सनली रिसीव हो रही हैं, कि आपकी टेंशन, आपकी वरी, आपकी जो जो है प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रही हैं, ठीक है? लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स की तरफ अगर हम देखें, तो डीमेरिट्स को हम ये कह सकते हैं कि हमारी फैमिली जो आइडेंटिफिकेशन है, जो हमारी फैमिली की जो एबिलिटीज़ थी वो क्या हो जाएँगी, रिड्यूस। हमारी एबिलिटीज़ रिड्यूस कैसे होंगी? क्योंकि अब हमारा उस बिज़नेस में कोई हक नहीं रहा। हमारी प्रेस्टीज जो है वो कम हो जाएगी, हमारी कम बिज़नेस का, हमारी फैमिली का एक नाम था, वो कम हो जाएगा, हमारी सैडनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। जो एफ़र्ट्स हमने शुरू में बहुत ज़्यादा की थी, हमारी एफ़र्ट्स का कोई हमें फल नहीं मिलेगा, हमारी एफ़र्ट्स का जो फ्रूट है, वो अब दूसरे पर्सन्स क्या कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे। तो इससे आपकी टेंशन जो है वो सेल करने के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए पॉसिबिलिटी यही होनी चाहिए कि आप अपने बिज़नेस को अपनी फैमिली में ही सेल करें। तो ये सारा कुछ था आपके फैमिली बिज़नेसेस के हवाले से, कि किस तरह से ये बिज़नेसेस काम करते हैं, किस तरह से नॉन फैमिली एम्प्लॉइज़ को ट्रीट किया जाता है, और किस तरह से जो डिपार्चर होता है या फिर जो सक्सेशन प्लान है, वो किस तरह से बनाया जाता है।